नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सरोज कुमार लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन के सामान्य विज्ञान की ये बुक, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और ये बुक जो है 2024 के न्यू एडिशंस पर आधारित बुक है। तो इस बुक के माध्यम से हम लोग जो है फिजिक्स के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग जो है 1 से 100 तक क्वेश्चन फिजिक्स के पढ़े थे, तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे 101 से 200 तक क्वेश्चन। ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी जीडी एवं सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन है कि 5.6 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा। तो 5.6 किलोवाट आवर बराबर होगा, हमें ये पता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल। तो 5 किलोवाट आवर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 5.6 गुने में 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल से हमको जो है क्या करना है, गुना कर देना है। तो इसका वैल्यू जो है हमारा क्या आ जाएगा, तो 20.16 गुने में 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी गुने में 1 मीटर सेकंड के पावर -2, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण, और बल का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट किलोग्राम और त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर सेकंड के पावर -2। तो इसीलिए 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम गुने में 1 मीटर सेकंड के पावर -2। अगला क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होगा। तो 1 न्यूटन बराबर वही आ जाएगा फिर दोबारा 1 किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर -2, क्योंकि हमें पता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। तो बल का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर हो गया द्रव्यमान गुने में त्वरण। तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम गुने में त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और उसका कुल निकल करके जो है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर -2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4.6 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा। तो 4.6 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा 16.56 गुने में 10 के पावर 6 जूल, क्योंकि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल। तो इसीलिए 4.6 किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाएगा, तो 4.6 गुने में 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल। तो इसका वैल्यू निकल करके 16.56 गुने में 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा। तो 2 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा 7.2 गुने में 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 7.2 गुने में 10 के पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन है कि 4.2 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा। तो 4.2 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा 15.12 गुने में 10 के पावर 6 जूल। 15.12 गुने में 10 के पावर 6 जूल, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल, और यहाँ निकालना है 4.2 किलोवाट आवर। तो हम क्या करेंगे कि 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल से हम गुना कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 15.12 गुने में 10 के पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, यानी प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा जो है दूरी को मापा जाता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है।
प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुने में 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने में 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10 के पावर 9 मीटर होता है। 1/10 के पावर 9 मीटर होता है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर भी लिख सकते हैं। कि 1 कूलम्ब प्रति 1 सेकंड बराबर क्या होता है। तो 1 कूलम्ब प्रति 1 सेकंड बराबर होता है 1 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह Q/T होता है। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वह ऐसे हम लिख सकते हैं कि I = Q/T। तो I जो हो गया वो विद्युत धारा हो गया, Q जो हो गया वह आवेश हो गया, और T हो गया समय यानी कि। तो I का जो यानी विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होगा एम्पियर, और Q जो हो गया वह आवेश हो गया क्वांटम, उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, और टाइम का जो होता है वो सेकेंड होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर क्या होता है। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने में 1 मीटर, क्योंकि हमको पता है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है। तो वर्क इक्वल टू होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। ठीक है, जहाँ पे W जो होता है वर्क होता है, F जो होता है बल होता है, और S जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है। तो वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, बल का ऐसा यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, और S यानी डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो यहाँ ऐसे हम लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन गुने में 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयाँ की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाएगा तो इसका वैल्यू जो है वह 3.6 गुने में 10 के पावर 8 जूल हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल। तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 3.6 गुने में 10 के पावर 6 गुने में हो जाएगा 100। तो यहाँ गुना होकर के 3.6 गुने में 10 के पावर 8 जूल इसका वैल्यू हो जाएगा। मापक यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। अब इसमें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट है तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ओडोमीटर, तो ओडोमीटर का प्रयोग जो है वह वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी वाहन है और वह जितनी दूरी तय करेगी उसको मापने के लिए जो है ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर का प्रयोग जो है शरीर का तापमान यानी कि शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से जो है आपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, आपेक्षित, तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वस्तु का तापमान अगर मापना है या किसी आदमी के शरीर का टेम्परेचर मापना है तो उसके लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह अगर द्रवों का घनत्व मापना है, डेंसिटी, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए
बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र के अंदर से जो है ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप क्या होता है? तो पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्तियों को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर क्या होता है? तो पायरोमीटर से जो है दूर की स्थित वस्तुओं को के ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसी तरह एडियास्कोप क्या होता है? तो एडियास्कोप का प्रयोग जो है चित्रों को पर्दों पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। और ओडोमीटर का प्रयोग जो है वह गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर जो है एक वायु दाब मापी यंत्र होता है। ठीक है, जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर में पानी, हवा तथा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कारक अगर पूछे तो इवान गैलिस्टा टोरिसेली को कहा जाता है। इवान गैलिस्टा टोरिसेली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए जो है हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और टेलीस्कोप से क्या होता है? तो टेलीस्कोप, जिसको हम लोग दूरदर्शी यंत्र भी कहते हैं, यह एक प्रकाशीय उपकरण है और जिसका प्रयोग जो है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। उसी तरह अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर जो होता है वह ऊंचाई मापक यंत्र होता है जिसका उपयोग जो है विमानों में किया जाता है। और ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। ठीक है। उसी तरह एरोमीटर, तो एरोमीटर का प्रयोग जो है वायु और गैसों के घनत्व को मापने के लिए एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। एक कूलॉम्ब धनात्मक आवेश को जो है विद्युत क्षेत्र की एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का जो एसआई यूनिट होता है वह वोल्ट होता है। यह जो है एक अदिश राशि है और विभवांतर को मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्किट में जो है बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा को मापने के लिए अगर बोला जाए तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विद्युत धारा के अंदर जो प्रवाह को मापा जाता है तो उस प्रवाह को मापने के लिए जो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में जो है बिजली का प्रवाह का पता लगाने हेतु धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब है वायुदाब मापी यानी बैरोमीटर, तो इससे जो है वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। ठीक है। उसी तरह जो है वेग मापक यंत्र, जिसको हम लोग एनीमोमीटर कहते हैं, तो इससे जो है हवा का वेग को मापा जाता है। और दूध मापी यंत्र यानी लैक्टोमीटर, तो इससे दूध की शुद्धता को मापा जाता है। यानी दूध की शुद्धता को मापने के लिए जो है लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है, तो टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक। सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग जो है वाहनों की घूर्णन गति मापने में किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग जो है
हम वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह इसमें स्पीडोमीटर है, तो स्पीडोमीटर का प्रयोग जो है मोटर गाड़ियों की गति को मापने के लिए किया जाता है। यानी मोटर गाड़ियों की गति को मापने वाला यंत्र जो होता है वो स्पीडोमीटर होता है। एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर जो है पवन के वेग को मापा जाता है, यानी कि पवन के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर में जो है क्या होता है कि जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए जो है, यानी जो भी नौका या स्टीमर जो भी होता है जहाज, तो उसके अंदर सही समय का पता लगाने के लिए जो है क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि विभवमापी मूलतः एक है, तो विभवमापी जो है मूलतः एक है मापक उपकरण। विभवमापी जो है एक प्रकार से मापक उपयंत्र है, या इसको बोल सकते हैं कि उपकरण है। ठीक है, यह न केवल विभवांतर को मापने में उपयोगी होता है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा को भी मापी जाती है। इसके अतिरिक्त जो है यह सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी बहुत उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। तो एमीटर या अमीटर या एमीटर भी किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में धाराओं को मापने के लिए मिली एमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में जो धारा प्रवाहित होती है तो उसको मापने के लिए मिली एमीटर का या माइक्रो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एमीटर है, तो एमीटर जो है उसको परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, और निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए इसके अंदर, ये भी सही है, और कम विद्युत खींचता है, यह भी सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है। तो एमीटर जो है एक धारा मापक यंत्र होता है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर धारा का मापन एमीटर में करता है, ठीक है, एम्पियर में करता है, और यह एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तथा आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वह अनंत होता है। यदि एमीटर का परिपथ पार्श्व में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। इसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का प्रयोग जो है गाड़ियों की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो है गाड़ियों की दूरी को मापने के लिए किया जाता है, और गति मापने के लिए जो है स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि कंपास जो होता है वह दिशा सूचक यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर यानी एरिया मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, तो वह हो जाएगा पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब जो होता है वह प्रवाही मापन उपकरण होता है, यानी क्षेत्र मीटर होता है। पिटोट नली जो होता है उसके द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। पिटोट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। वेंचुरी मापी या वेंचुरी मीटर का प्रयोग जो है किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर का यानी विसर्जन को मापा जाता है। रोटामीटर से जो है विसर्जन को मापा जाता है, और तप्त तार अनीमोमीटर का प्रयोग जो है वायु या गैस का वेग मापने में किया जाता है। तप्त तार अनीमोमीटर का प्रयोग जो है वायु या गैस को मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टैकोमीटर डैश का मापन करता है। तो टैकोमीटर से जो है गति पालक चक्र यानी फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल को मापा जाता है। गति पालक चक्र फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल को मापा जाता है। टैकोमीटर के द्वारा मशीन
या मीटर के गति पालक यानी घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल को ज्ञात किया जाता है। इस मीटर के प्रयोग से गति पालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। तो टैकोमीटर का प्रयोग जो है वो चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम को मापा जाता है। चक्कर प्रति मिनट यानी राउंड पर मिनट को जो है मापा जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग जो है गति पालक चक्र आदि की चाल को चक्कर प्रति मिनट में मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मल्टीमीटर में होता है। तो मल्टीमीटर के अंदर जो है वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है और ओम मीटर भी होता है। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को मापा जाता है, यानी कि इससे जो है धारा यानी करंट को भी मापा जाता है, साथ साथ वोल्टेज को भी मापा जाता है, वोल्टता को, और इसके साथ प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को भी मापा जाता है, और साथ में जो है निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को भी मापा जाता है। तो आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो इसमें जो है गलत है कि रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। नहीं, रिक्टर पैमाने में अगर 8 से 9 की तीव्रता होगी तो इससे जो है बहुत ज़्यादा क्षति होने वाला है, तो यह हल्का भूकंप का कारण नहीं होता है, इससे बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो सकती है। लेकिन अगला है कि ऑप्शन ए है कि इसे 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, तो यह हमारा सही है। ठीक है, और रिक्टर स्केल जो होता है वह लघुगणकीय पैमाना है, मतलब लघुगणकीय पैमाना होता है, और इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, तो यह भी हमारा सही है। तो गलत हमारा हो गया, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप, यह गलत है। 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि इससे हाई भूकंप हो सकता है। रिक्टर पैमाने का विकास जो है 1935 के दशक में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। 1970 के बाद भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना यानी मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल्स का प्रयोग किया गया था। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल्स का प्रयोग किया गया था। रिक्टर पैमाने का पूरा जो नाम होता है वह रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना होता है, और यह जो है एक लघुगणकीय पैमाना होता है। अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का जो है प्रयोग द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और आर्द्रता मापी यानी हाइड्रोमीटर की सहायता से जो है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, फेदोमीटर से क्या होता है, तो फेदोमीटर से जो है वो समुद्र की गहराई को मापा जाता है। उसी तरह हिप्सोमीटर, तो हिप्सोमीटर का प्रयोग जो है समुद्र तल से ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है, यानी समुद्र के नीचे से जो है ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है, और सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, सोनार का प्रयोग जो है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वप्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकरा करके परावर्तित होते हैं, और जनरेटर के रिसीवर द्वारा जो है रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है। लेजर, इसकी खोज जो है अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन के द्वारा 1960 में की गई थी, और इसका संक्षिप्त रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में तथा धातुओं को जोड़ने में, काटने में और युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रडार के बारे में। तो रडार क्या होता है, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड
रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शंस एंड रेंजिंग इसका संक्षिप्त रूप होता है, और यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से जो है वायुमंडल की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्क्यूबा, तो स्क्यूबा का उपयोग जो है गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, इसका संक्षिप्त रूप होता है। अगला क्वेश्चन है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशंस का उपयोग किया जाता है। तो जहाज़ों में जो है क्या मापने के लिए इकोलोकेशंस का उपयोग किया जाता है, तो पानी की गहराई को मापने के लिए जो है इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। जहाज़ों में इकोलोकेशंस का उपयोग जो है पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशंस का सिद्धांत सोनार यानी साउंड नेविगेशंस एंड रेंजिंग के सिद्धांत के समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दूध के घनत्व को मापने के लिए जो है लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग इसमें कुछ मापक यंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो है वो द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता या घनत्व को मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। थर्मोमीटर से जो है तापमान यानी कि शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग जो है वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। टैकोमीटर, तो टैकोमीटर से जो है वायुयान की गति को मापा जाता है। स्पीडोमीटर, तो इससे वाहनों की गति को मापा जाता है स्पीडोमीटर से। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो मोटर गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वह दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो मोटर गाड़ियों के अंदर जो है दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर को मापने के लिए जो मतलब वोल्ट मीटर का उपयोग जो है विभवांतर तथा विभव को मापने के लिए किया जाता है। किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। और वोल्ट मीटर जो है इसका आविष्कार 1819 ईस्वी में हैंस ऑरस्टेड के द्वारा किया गया था। हैंस ऑरस्टेड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से क्या होता है कि परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। एमीटर से क्या होता है, तो एमीटर से जो है किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जाता है या उसे मापा जाता है। उसके बाद रियोस्टेट से जो है क्या होता है, तो रियोस्टेट से जो है प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, यानी किसी परिपथ के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर के थ्रू। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश वाहन की गति जानने में किया जाता है। तो वाहन की गति को मापने के लिए जो है स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाहन की गति को जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है वोल्ट मीटर यंत्र का जो है परिपथ दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। लैक्टोमीटर से जो है दूध का अपेक्षित घनत्व या उसके गाढ़ापन को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश इकोलोकेशंस का एक प्रकार है। तो इकोलोकेशंस का एक प्रकार है वह है सोनार। सोनार इकोलोकेशंस का एक प्रकार है, ठीक है।
और सोनार का उपयोग जो है पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में जो है पराश्रव्य तरंगे का प्रयोग किया जाता है और सोनार जो होता है उसको हम लोग साउंड नेविगेशंस एंड रेंजिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशंस एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह ओम मीटर का प्रयोग जो है प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। तो जिस प्रकार अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक उसी तरह ओम मीटर से जो है प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग जो है वायु की गति एवं शक्ति को मापने के लिए किया जाता है और एनीमोमीटर एक यंत्र होता है, इसे पवन वेग मापी यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज से हुआ है। एनीमोज का मतलब होता है वायु। अगला क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने में किया जाता है। तो हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो है वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन यानी लाई डिटेक्टर्स मशीन है। तो कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन लाई डिटेक्टर मशीन है, तो उसे पॉलीग्राफ कहा जाता है। पॉलीग्राफ मशीन का उपयोग जो है झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है और इसे जो है लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है और इसकी खोज जो है जॉन अगस्टस लार्सन के द्वारा 1921 के आसपास में की गई थी। ठीक है, और इससे जो है अपराध की जांच करने में या नार्को टेस्ट में जो है इसका उपयोग किया जाता है, अपराध की जांच। अगला क्वेश्चन है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर उपकरण को जो है पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो होता है ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र होता है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का जो है मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो का मतलब होता है आग का अधिक तापमान और मीटर का मतलब होता है कि जिसका अभिप्राय आग का मापन होता है, यानी आग को मापने के लिए जो है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो कह रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान जो होता है वह अदिश राशि है। वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, ये सभी जो है अदिश राशि है। यानी लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, ये सभी जो है अदिश राशि है। लेकिन सदिश राशि क्या होता है। तो वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, ये सभी जो है क्या है, सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो जिसमें सिर्फ केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि यहाँ पे जो है कार्य हो जाएगा, क्योंकि कार्य के पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, और यह एक अदिश राशि है। उसके अलावा आवेग, बल और विस्थापन जो है यह सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों मौजूद होते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। यानी कि इसमें अदिश राशि के बारे में पूछ रहा है कि किसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो कार्य के अंदर जो है परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। उसके अलावा संवेग, विस्थापन और बल जो होता है वह सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो इनमें से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है, तो वह शक्ति। शक्ति जो है वह सदिश राशि नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसके अलावा बल, आघूर्ण, त्वरण और विस्थापन ये सभी सदिश राशि है। जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों मौजूद होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, बल ये सभी जो है सदिश राशि है। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान ये सभी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो वेक्टर मात्रा जो है जिसे हम लोग बोलते हैं सदिश राशि, तो इसमें सदिश राशि कौन सी नहीं है, तो विद्युत धारा यानी विद्युत प्रवाह जो है वह सदिश राशि नहीं है। उसके अलावा गति और आवेग जो होता है वो वेक्टर मात्रा है यानी सदिश राशि है। बल का गुरुत्व जो है वह वेक्टर मात्रा है। उसके बाद विस्थापन जो है वेक्टर मात्रा है। तो विद्युत प्रवाह जो है वेक्टर मात्रा नहीं है यानी कि यह एक अदिश राशि है। और जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग, बल, संवेग ये सभी जो है वेक्टर मात्रा यानी सदिश राशि है। और जिन राशियों में जो है सिर्फ परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहा जाता है। तो इसका उदाहरण है चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। इसमें से अदिश राशि कौन सा है, तो दाब हो जाएगा अदिश राशि। बाद बाकी बल, विस्थापन और संवेग जो है वह सदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं होती है। जबकि बल, विस्थापन, संवेग ये सभी सदिश राशि यानी वेक्टर राशि कहलाते हैं क्योंकि इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे उचित विकल्प चुनें। तो संवेग में डैश होता है। तो संवेग में जो है परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों मौजूद होते हैं यानी परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होते हैं और इसीलिए संवेग को जो है सदिश राशि कहा जाता है। तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होते हैं क्योंकि संवेग जो होता है वह सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि सदिश राशि का उदाहरण क्या है। तो सदिश राशि का उदाहरण है वेग। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण ये सभी सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल ये सभी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो इसमें से सदिश राशि जो है वह विस्थापन है क्योंकि विस्थापन के अंदर दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन कार्य, गति और ऊर्जा जो है यह अदिश राशि है। तो जिस भौतिक राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहा जाता है और जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती है उसे सदिश राशि कहा जाता है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि कार्य, ऊर्जा और गति जो है यह अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि वेक्टर मात्रा है यानी कि इसमें से कौन सा सदिश राशि है। तो वेग जो है वो सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है, तो वे राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी मौजूद होती है सदिश राशि कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत, संवेग ये सभी सदिश राशि हैं। अदिश राशि क्या होता है, तो वे राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाता है। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव ये सभी जो है अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा
हमेशा एक समान होती है? किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण की दिशा एक समान होती है। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। और जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों मौजूद होते हैं उसे सदिश राशि कहा जाता है। उदाहरण के लिए बल, त्वरण, वेग, संवेग ये सभी सदिश राशि है। लेकिन जिन भौतिक राशियों में सिर्फ केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है और इस प्रकार की भौतिक राशि को डैश कहा जाता है, तो उसे सदिश कहा जाता है, क्योंकि सदिश राशि के अंदर जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट होती है। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट होती है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। और सदिश राशि का उदाहरण है वेग, बल, संवेग। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। जैसे समय, चाल, द्रव्यमान ये सभी जो है अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो संवेग के अंदर दिशा और परिमाण दोनों होता है, क्योंकि संवेग जो होता है वह सदिश राशि है और सदिश राशि के अंदर दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। उसके अलावा द्रव्यमान, दूरी और चाल जो होता है वह अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश अदिश राशि नहीं है? तो निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है? तो बल एक अदिश राशि नहीं है, क्योंकि बल जो है एक सदिश राशि है। बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण और बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि क्या होता है? तो इसका एग्जाम्पल है बल, त्वरण, वेग, विस्थापन। इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों मौजूद होता है, लेकिन अदिश राशि के अंदर केवल परिमाण होता है, दिशा मौजूद नहीं होता है। और एग्जाम्पल है इसका कार्य, समय, दूरी और धारा। अगला क्वेश्चन है कार्य में डैश है? तो कार्य में क्या होता है? तो कार्य में कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, क्योंकि कार्य क्या है, अदिश राशि है। अब हम लोग जो है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें भी हम लोग पहले कार्य के बारे में पढ़ेंगे यानी वर्क के बारे में। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक काम कर सकता है, यानी इनमें से कौन अधिक काम कर सकता है? तो इसमें बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है सबसे अधिक काम कर सकता है। किसी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो होता है वह क्रिया पर प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक से निकली गई गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है। अतः बंदूक से निकली गई गोली अधिक कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? तो इसका डिग्री अगर हो जाए तो 60 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला से निकाला जाए तो वर्क इक्वल टू होता है FD cos थीटा, ठीक है, जहाँ पे वर्क जो है वर्क यानी कि 20 जूल है और F का मान यानी कि 20 न्यूटन है और D जो हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया वह 2 मीटर है। तो इसको हम लोग 20 से 20 को जो है काट देते हैं, तो इसका यहाँ पे जो है cos थीटा का मान क्या हो जाता है? cos थीटा इक्वल टू हो जाता है 1/2, ठीक है। और 1/2 जो है यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/2 थीटा का मान जो है cos में जो है थीटा का मान 60 डिग्री होता है, ठीक है, यानी 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो इसीलिए जो है इसमें डिग्री में यानी थीटा का मान जो है कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पोर्टर ज़मीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जहाँ पे जी वैल्यू मतलब जी का जो वैल्यू है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड के पावर -2
2 है। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये कैसे होगा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं या वर्क, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, और वही वर्क का भी फॉर्मूला होता है। तो mgh यानी m का मान हो गया क्या, 12 किलोग्राम, ठीक है। m का मान हो गया 12 किलोग्राम और g का वैल्यू जो है 10 दिए हुआ है, और h यानी कि जो जितना हाइट पर उठाया गया है उसका मान है, यानी विस्थापित किया गया है तो उसका मान है 1.5 मीटर। तो इस सभी को हम एक दूसरे से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 जूल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 जूल। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक हवाई जहाज़ द्वारा 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य जो है 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा। तो यहाँ पे जो है अगर हम वर्क से निकालते हैं तो वर्क इक्वल टू होता है बल गुने में दूरी, ठीक है। और कार्य यानी कि कार्य का जो है कार्य का मान जो है हमारा कितना दे दिया है, 20,000 जूल दे दिया है, ठीक है। और बल का मान हमको नहीं दिया है, दूरी जो है दे दिया है 4000 जूल, ठीक है। तो बल बराबर हो जाएगा क्या, बल बराबर हो जाएगा कार्य बटा में, मतलब कार्य बटा में हम बोल सकते हैं कि दूरी, ठीक है। कार्य बटा में मतलब दूरी, ठीक है। तो इसको काटा पीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने से में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा, जहाँ पे जी का वैल्यू दे दिया है 9.8 यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको भी जो है हम लोग मतलब इसका आंसर हो जाएगा -98 जूल, ठीक है। और ये कैसे आया, तो वर्क इक्वल टू होता है mgh, ठीक है। और m का मान जो है 1 किलोग्राम है, हाइट जो दिया हुआ है 10 मीटर है, और g का मान जो हो गया वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे m का मान 1 गुने में 9.8 गुने में मतलब h का मान जो हो गया 10 हो गया। तो एक दूसरे से गुना करते हैं तो क्या हो गया, 98 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि किसी विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। अतः जो है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -98 जूल हो जाएगा, -98 जूल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए काम की गणना करें। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो यहाँ पे जो है जी का मान दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड के पावर -2। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 जूल। और ये कैसे आया, तो यहाँ पे द्रव्यमान का मान जो हमारा दे दिया है 20 किलोग्राम, जी का मान 10 मीटर सेकंड के पावर -2, और ऊंचाई जो हमारा दे दिया है 2 दे दिया है। तो वर्क इक्वल टू होता है mgh, m का मान हो गया 20, जी का मान हो गया 10 और h हो गया हमारा 2, ठीक है। यानी हाइट हो गया 2 मीटर। तो एक दूसरे से गुना अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 40 गुने में 10 यानी 400 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है।
जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तब किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? तो इसकी मात्रा 1 जूल होगी, क्योंकि F बराबर 1 न्यूटन दिया है और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा 1 मीटर है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? तो वर्क इक्वल टू होता है FD, यानी कि FD cos थीटा होता है। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू बल गुने में बल की दिशा में विस्थापन, और बल का मान जो है 1 न्यूटन हो गया और बल की दिशा में विस्थापन भी जो है 1 मीटर है। तो ये दोनों को एक से गुना करेंगे, एक को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। और कार्य का ऐसे मतलब क्या होता है? हमारा जूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पे कार्य क्या होगा? 0 होगा, यानी 0 जूल। तो कार्य बराबर होता है बल गुने में बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ बल तो 10 न्यूटन 10 केजी के रूप में लग रहा है, ठीक है ना, यानी कि 10 न्यूटन के रूप में लग रहा है, लेकिन जो विस्थापन हो रहा है वहाँ पे 0 हो रहा है, यानी कि वह स्थिर है, स्टेबल है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 10 गुने में 0 क्या होता है? 0 होता है। तो अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो 150 जूल होगा। यहाँ पे जो है m बराबर हो गया हमारा 4 किलोग्राम। ठीक है, और प्रारंभिक वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं, तो v बराबर हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, और अंतिम वेग जो होता है वो v2 होता है, तो वह 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और वस्तु की गति जो है वह 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर क्या होगा? तो इसका हो जाता है हाफ, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला से निकलता है हाफ, यानी 1/2 गुने में मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन का मान हो गया क्या पे यहाँ पे? तो यहाँ पे 1/2 गुने में मास हो गया 4 kg, और एक्सेलरेशन में होता है कि v माइनस यू अपॉन में t होता है, बट यहाँ t का जिक्र नहीं किया गया है, तो प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग होता है। ठीक है, तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 10 दाएँ के 100 और माइनस 5 25, यानी 75 हो जाएगा। ठीक है ना, 75। तो काटा पीटी करके जो है यहाँ पे 150 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? जहाँ g का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.96 जूल। गेंद का द्रव्यमान यहाँ दे दिया है 0.1 किलोग्राम। ठीक है, और गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी जो है वह 2 मीटर है, यानी उसकी ऊंचाई जो है वह 2 मीटर है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान जो हो गया वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला से जो है कार्य या स्थितिज ऊर्जा दोनों का फॉर्मूला जो है सेम होता है, mgh से लगा सकते हैं। तो m का मान हो गया वह 0.1 किलोग्राम हो गया, और g का मान हो गया 9.8, और h का मान हो गया 2 मीटर। ठीक है, तो एक दूसरे से गुना कर दीजिए, 1.96 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य 0 होता है यदि उसका विस्थापन डैश होगा। तो एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य 0 होता है यदि उसका विस्थापन जो है 0 होगा। विस्थापन अगर 0 होगा तो कार्य भी 0 होगा। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, और कार्य बराबर होता है बल गुने में बल की दिशा में विस्थापन। तो स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर
बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ है, अर्थात विस्थापन भी शून्य था। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह 240 जूल होगा, क्योंकि लड़के द्वारा उठाया गया भार जो होता है वह mg जो है वह 120 न्यूटन है और हाइट यानी ऊंचाई जो है वो 2 मीटर है। तो फॉर्मूला से अगर निकालते हैं तो W इक्वल टू यानी कार्य इक्वल टू होता है mgh। यहाँ पे g का मान हमको नहीं दिया गया है, सिर्फ m का वैल्यू दे दिया गया है 120 न्यूटन है, ठीक है। और h का मान जो है 2 है तो दोनों को गुना कर देंगे, 120 गुने में 2 240 जूल हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। भौतिकी में जो है ऊर्जा वस्तुओं का एक ऐसा गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा न तो स्थान घेरती है और न ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की SI यूनिट जो होती है वह जूल होती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होती है और जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। अर्थात यदि किसी कार्य का मान धनात्मक होगा तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं किया जाता है, यानी इनमें से किसमें जो है कार्य नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, यानी कपिल जो है किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि कपिल जो है वो खड़ा है, स्थिर है, वहाँ पे ना वो झुक रहा है ना ही चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट है कि भार जो है बल नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। भार या बल जो है नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन जो है शून्य है, ठीक है, यानी थोड़ा भी वो विस्थापित नहीं हो रहा है। तो अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन बल की दिशा में होता है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण जो होता है वह 90 डिग्री होता है, यानी वर्क इक्वल टू होता है FD cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा का मान अगर 0 है तो cos 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू जो है वह 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है और इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह शून्य होगा। कुली जो है 500 न्यूटन का भार उठा करके 100 मीटर चलता है तो उसके द्वारा कार्य शून्य है, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का जो कोण है वहाँ पे 90 डिग्री है। तो W इक्वल टू होता है FD cos थीटा। F और D या cos थीटा का मान जो हो गया वो 90 डिग्री, तो इसीलिए यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा,
शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, यानी इनमें से कौन सा मामला में कोई कार्य नहीं होता है। तो एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। तो W = Fs cos थीटा से Fs cos का वैल्यू 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर cos का वैल्यू है तो वहाँ पे कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, परंतु वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य होगा। तो 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य जो होगा वो 80 जूल होगा, क्योंकि बल का मान जो दे दिया वो 20 न्यूटन दे दिया और विस्थापन जो है वो 4 मीटर है। तो वर्क = FD cos थीटा। तो F का मान हो गया 20 न्यूटन और D का मान यानी डिस्प्लेसमेंट का मान हो गया 4, तो 20 × 4 यानी 80 जूल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, जहाँ पे G का मान 10 मीटर सेकंड के पावर -2 है। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, और उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, जहाँ पे G का मान 10 मीटर सेकंड के पावर -2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 150 जूल। इसमें वस्तु का भार जो है यानी M का मान जो है 15 kg दे दिया है, और भूमि से ऊंचाई यानी H बराबर जो है वह 1 मीटर दे दिया है, और गुरुत्वीय त्वरण जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो कार्य बराबर होता है mgh। M का मान हो गया 15 kg और G का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और H का मान हो गया 1। तो एक दूसरे से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 × 10 150 जूल। अगला क्वेश्चन है कार्य होता है यदि डैश है। तो कार्य होता है यदि ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहा जाता है, और इससे स्पष्ट है कि वस्तु में ऊर्जा है तो वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होता है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जो होता है वह जूल होता है, और जूल जो है वो कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक होता है किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल। अगला क्वेश्चन है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। यानी W = FD cos थीटा, और W = FD cos थीटा का मान 90 डिग्री, तो इसीलिए कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के अनुदिश प्रयुक्त थीटा का मान अगर 0 हो तो कार्य अधिकतम, तथा यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिकी में कार्य का अर्थ होता है बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। यानी कार्य बराबर बल गुणे में बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उसके विस्थापन पर निर्भर करता है, आरोपित बल पर निर्भर करता है,
बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा अधिक कार्य कौन कर सकता है? तो एक चली हुई गोली जो है अधिक कार्य कर सकता है। अन्य विकल्प में प्रयुक्त वेग का मान जो है कम है, लेकिन चली गई गोली का जो वेग है वह अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान जो होगा वह अधिक होगा। ठीक है, तो अतः कार्य अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठा करके 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है और उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करे, जहाँ पे जी का मान जो है 10 मीटर सेकंड के पावर -2 दिया हुआ है। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करे, जहाँ पे जी का मान जो है वह 10 मीटर सेकंड के पावर -2 दिया है। तो आंसर हो जाएगा 120 जूल। और कैसे आएगा? तो द्रव्यमान बराबर हो गया 10 किलोग्राम, ऊंचाई जो है उसका 1.2 मीटर है और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है वो 10 मीटर सेकंड के पावर -2 है। तो कार्य के फॉर्मूला से जो है mgh होता है। mgh, m का मान हो गया 10 किलोग्राम और जी का जो मान है वह 10 मीटर सेकंड के पावर -2 हो गया और h का मान हो गया 1.2 मीटर। तो सभी को एक दूसरे से गुना कर दीजिए, 120 जूल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश कार्य कहलाता है? तो कार्य जो होता है वो बल गुने में विस्थापन होता है। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन होता है। W = F गुने में D और कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या उसे जूल से भी डिनोट करते हैं और कार्य जो होता है वह एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कार्य का मान जो दिया है वह 56 जूल दे दिया है, विस्थापन हमें पता नहीं है, बल जो है वह 7 न्यूटन है। तो कार्य के फॉर्मूला से W = होता है F/s cos थीटा। ठीक है, यानी बल गुने में विस्थापन। तो विस्थापन बराबर हो जाएगा कार्य बटा में बल, 56/7, 8 × 56 यानी 8 जो है मीटर हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रही है, तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है कितना? 50 जूल हो जाएगा, क्योंकि किया गया कार्य बराबर होता है बल गुने में बल की दिशा में विस्थापन और बल का मान हो गया यहाँ पे दिया है 10 न्यूटन और विस्थापन का मान है 5 मीटर। ठीक है, तो 10 × 5, 10 × 5 50 यानी 50 जूल आंसर हो जाएगा और कार्य का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है उसके विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है और प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, यानी कि A, B, C इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो वह पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का गुणनफल बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है। तो W बराबर हो जाएगा FD cos थीटा। ठीक है, FD cos थीटा। तो स्पष्ट है कि किसी पिंड या वस्तु पर जो है किया गया कार्य बल और विस्थापन के बीच कोण एवं विस्थापन पर निर्भर करता है।